वह स्वाभाविक रूप से इस तरह की बात पर स्वरा से बहस नहीं करने वाला था। सीनियर स्वरा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। विराट ने उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखते हुए मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया। स्वरा की चिंता देखकर उसका दिल भर आया। वह देख सकता था कि उसका तनाव और चिंता वास्तविक थी। वह वास्तव में उसकी बहुत परवाह करती थी। हम्फ, तुम बस जिद्दी होना जानते हो। स्वरा ने कुछ नाखुश होकर नाक सिकोड़ी। उसने ध्यान से विराट का निरीक्षण किया और जब उसने पाया कि वह वास्तव में ठीक था, तभी उसने राहत की सांस ली। अगली बार मैं तुम्हारी बात फिर कभी नहीं मानूंगी, स्वरा ने विराट को फिर से घूरते हुए कहा। सीनियर स्वरा, क्या आप इस महाव्यूह की हमले की शक्ति का परीक्षण करना चाहेंगी? विराट ने मुस्कुराते हुए स्वरा से पूछा। उसने पहले ही महाव्यूह की रक्षा क्षमताओं का परीक्षण कर लिया था। रक्षा के मामले में यह महाव्यूह स्वरा की 90% शक्ति का बमुश्किल सामना कर सकता था। इस तरह की रक्षा एक सामान्य प्रथम स्तरीय गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के हमलों के खिलाफ पर्याप्त से अधिक थी। ठीक है, तुम कोशिश कर सकते हो, स्वरा ने विराट के सुझाव को अस्वीकार नहीं किया। महाव्यूह की हमले की शक्ति का परीक्षण करने से विराट की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। इसलिए स्वरा ने विराट के सुझाव को मना नहीं किया। तो सावधान रहें सीनियर स्वरा, मैं हमला करने जा रहा हूं, विराट ने कहा। आ जाओ, स्वरा ने कहा। स्वरा की बात सुनकर विराट ने तुरंत महाव्यूह को सक्रिय कर दिया। बज, महाव्यूह से एक बेहद भयानक हत्या की नीयत उठी। यह हत्या की नीयत एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की आभा में बदल गई, जो स्वरा की ओर तेजी से बढ़ी। यह देखकर स्वरा ने अपनी पतली उंगली बढ़ाई और धीरे से तलवार की ऊर्जा को छुआ। बूम! दोनों ताकतें आपस में टकराईं, जिससे एक कान फोड़ू दहाड़ गूंज उठी। विराट, इतनी चिंता मत करो, बस व्यूह की शक्ति को अधिकतम कर दो, स्वरा ने कहा। यह ठीक नहीं है। अगर आपको चोट लग गई तो सीनियर? विराट हिचकिचाया। हालांकि स्वरा बहुत मजबूत थी, इस व्यूह की शक्ति भी काफी थी। वह नहीं जानता था कि जब यह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तो यह कितनी भयानक शक्ति को छोड़ सकता है। अगर उसने गलती से स्वरा को घायल कर दिया तो यह परेशानी वाली बात होगी। चिंता मत करो, तुम्हारा व्यूह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वह अब इतनी मजबूत थी कि द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक के एक अंधकार दानव वंश के सदस्य से लड़ सकती थी। एक साधारण व्यूह की शक्ति उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? ठीक है तो सीनियर, कृपया सावधान रहें, विराट ने कहा। तुरंत उसने महाव्यूह को सक्रिय कर दिया और स्वरा की ओर एक और तलवार का हमला किया। इस बार उसने व्यूह की 70% शक्ति को सक्रिय किया। यह देखकर स्वरा ने तलवार की ऊर्जा का डटकर सामना करने के लिए अपनी हथेली उठाई। बूम! दोनों भयानक ताकतें आपस में टकराईं, जिससे एक कानफोड़ू विस्फोट हुआ। स्वरा को झटका लगा और वह पीछे की ओर उड़ गई। सीनियर स्वरा, क्या आप ठीक हैं? विराट ने जल्दबाजी में पूछा। मैं ठीक हूं, स्वरा वापस महाव्यूह के पास आ गई। यह दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन तुम अभी भी मुझे चोट पहुंचाने से बहुत दूर हो, स्वरा ने विराट से कहा। विराट, अब अपने आप को मत रोको, अपनी पूरी ताकत से महाव्यूह को सक्रिय करो। मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारा व्यूह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। ठीक है, उस मामले में सीनियर, कृपया सावधान रहें, विराट ने सिर हिलाया। उस हमले ने वास्तव में स्वरा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया था, जिसने विराट को काफी हद तक आश्वस्त किया। तुरंत उसने अपनी पूरी ताकत से महाव्यूह को सक्रिय कर दिया। बज! एक अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार की ऊर्जा महाव्यूह से उठी और स्वरा की ओर बढ़ी। इस अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार की ऊर्जा को अपनी ओर आते देख इस बार स्वरा की आंखों में एक गंभीरता दिखाई दी। इस बार उसने फिर से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी 90% शक्ति का उपयोग किया और तलवार की ऊर्जा का डटकर सामना करने के लिए अपनी हथेली से प्रहार किया। बूम! दोनों अविश्वसनीय रूप से भयानक ताकतें आपस में टकराईं और एक जोरदार दहाड़ में विस्फोट हो गईं। भयानक बची हुई ऊर्जा के कारण आसपास का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। हम्फ! स्वरा कराह उठी, उसका शरीर हिल गया और वह पीछे की ओर धकेल दी गई। सीनियर स्वरा, क्या आप ठीक हैं? यह देखकर विराट जल्दी से महाव्यूह से बाहर उड़ गया और स्वरा के पास आ गया। कुछ चिंता के साथ पूछ रहा था। मैं ठीक हूं, स्वरा ने अपना सुंदर हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा महाव्यूह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, यह अच्छी बात है। यह सुनकर विराट ने राहत की सांस ली। हालांकि तुम्हारे महाव्यूह की शक्ति अभी भी काफी उल्लेखनीय है। स्वरा ने व्यूह की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में प्रशंसा की एक झलक थी। तुम्हारे महाव्यूह की शक्ति कम से कम मेरी नंगे हाथों की ताकत का 90% है। बेशक यह केवल उसकी नंगे हाथों की ताकत के 90% के बराबर था, न कि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति के 90% के बराबर। आखिरकार वह तलवारबाजी में कुशल थी। उसकी सभी क्षमताएं तलवारबाजी में निहित थीं। नंगे हाथों से उसने जो युद्ध शक्ति दिखाई वह तलवारबाजी का उपयोग करने वाली शक्ति से बिल्कुल अलग थी। लेकिन अगर यह उसकी नंगे हाथों की ताकत के केवल 90% के बराबर भी था तो भी यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। कम से कम एक सामान्य प्रथम स्तरीय गहन शून्य लोक के योद्धा से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। यह सब सीनियर स्वरा की वजह से है, विराट हंसा। अगर सीनियर की रचना नहीं होती तो मैं अपने दम पर इतना शक्तिशाली व्यूह नहीं बना पाता। यह महाव्यूह मूल रूप से स्वरा ने खुद ही बनाया था। वह केवल किनारे से मार्गदर्शन कर रहा था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए इतना शक्तिशाली व्यूह बनाना लगभग असंभव होगा। केवल उच्च श्रेणी की सामग्रियों को परिष्कृत करना ही काफी कठिन था। उन्हें एक ही एकीकृत व्यूह में मिलाना तो दूर की बात थी। इसके अलावा स्वरा ने इस व्यूह को बनाने में अपनी अधिकांश रहस्यमय ऊर्जा डाल दी थी। इस महाव्यूह में स्वरा की भयानक गहन शून्य शक्ति भी थी। निश्चित रूप से विराट ने भी अपने द्वारा नवमंडल परम दानव से प्राप्त की गई गहन शून्य दिव्य स्फटिकों का काफी उपयोग किया था। इस महाव्यूह के पास इतनी असीम शक्ति होने का कारण विराट द्वारा चुकाई गई एक बहुत बड़ी कीमत थी। उसने अपने कई सबसे अनमोल खजानों को इस महाव्यूह में मिला दिया था।
हालांकि जबकि यह महाव्यूह अत्यंत शक्तिशाली था, इसे नियंत्रित करना भी बहुत कठिन था। केवल इन कुछ हमलों को करके उसने अपने सच्चे सार का अधिकांश हिस्सा खा लिया था। इस शक्तिशाली महाव्यूह के साथ भी वह केवल थोड़े समय के लिए ही एक प्रथम स्तरीय गहन शून्य लोक विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकता था। एक प्रथम स्तरीय गहन शून्य लोक विशेषज्ञ का लंबे समय तक मुकाबला करना अभी भी उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए असंभव था। अंततः ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका वर्तमान साधना स्तर बहुत कम था। इस महाव्यूह की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट ने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और चिल्लाया, वापस आओ। विराट की पुकार पर महाव्यूह, जिसने एक विशाल क्षेत्र को कवर किया था, तेजी से सिकुड़ने लगा। अंत में महाव्यूह हथेली के आकार तक सिकुड़ गया और विराट के हाथों में गिर गया। इस तरह के व्यूह का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे मर्जी से बदला जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे जल्दी से बाहर निकाला जा सकता है और तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे व्यूह को स्थापित करने का समय बचता है। यह उन स्थितियों में बेहद उपयोगी हो सकता है जहां अचानक किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ता है। आखिरकार दुश्मन का सामना करते समय व्यूह स्थापित करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय नहीं होता है। विराट, चलो चलते हैं। अगर कोई और बात नहीं है तो चलो लोहित मंडल में लड़ना जारी रखें। व्यूह की शक्ति का परीक्षण करने के बाद स्वरा ने विराट से कहा। उसे अंधकार दानव वंश से बेहद नफरत थी और वह हमेशा उन्हें मिटा देना चाहती थी। खासकर लोहित मंडल में अंधकार दानव वंश द्वारा जीते गए महाद्वीपों पर इंसानों की दुखद स्थिति को देखने के बाद अंधकार दानव वंश के प्रति उसकी नफरत और बढ़ गई। सीनियर, क्या आपकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, वे ठीक हो गई हैं। वे बहुत पहले ही ठीक हो चुकी हैं, स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वास्तव में हालांकि उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई थीं, फिर भी वे पूरी तरह से ठीक होने से कोसों दूर थीं। पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर जैसे अविश्वसनीय रूप से अनमोल खजानों की उपचार शक्ति के साथ भी द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ द्वारा दी गई चोटों को ठीक करना इतना आसान नहीं था। चलो एक और महीना इंतजार करते हैं। विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, सीनियर, इस समय का उपयोग अपनी साधना को मजबूत करने के लिए करें। मुझे भी कुछ काम करने हैं। यह महिला कहती है कि वह ठीक हो गई है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। विराट नहीं चाहता था कि वह घायल अवस्था में लड़ने के लिए लोहित मंडल जाए। स्वरा की उस द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक के अंधकार दानव के साथ लड़ाई के बाद विराट को यह एहसास हुआ कि अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानव शायद इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अब जब उन्हें स्वरा की ताकत का पता चल गया था तो वे निश्चित रूप से उससे निपटने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। आगे लड़ने के लिए लोहित मंडल जाना पहले जितना आसान नहीं हो सकता है। यह बहुत संभव है कि उन्हें अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों के जवाबी हमले का सामना करना पड़े। इसलिए विराट को यह सुनिश्चित करना था कि स्वरा उसके साथ जाने से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाए। वह बिल्कुल भी उसे घायल अवस्था में लोहित मंडल नहीं जाने दे सकता था, अन्यथा यदि उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। विराट, मेरी चोटें वास्तव में ठीक हो गई हैं। विराट के शब्द सुनकर स्वरा ने कुछ असंतोष के साथ कहा। विराट के साथ इतने साल बिताने के बाद वह उसे अच्छी तरह जानती थी। विराट के शब्दों ने स्पष्ट रूप से उसकी चोटों के लिए उसकी चिंता को दर्शाया था। सीनियर स्वरा, इतनी जल्दबाजी मत करो। विराट मुस्कुराया। अंधकार दानव वंश वहीं है, वे भागने वाले नहीं हैं। एक महीने की देरी से क्या फर्क पड़ता है? इसके अलावा मुझे इस बार ठीक से तैयारी करने की जरूरत है। पन्ना मज्जा अमृत और प्राचीन बेर की मदद से स्वरा की चोटें एक महीने के भीतर ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है, एक महीना ही सही। स्वरा ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। हालांकि वह कुछ नाखुश थी, फिर भी उसने विराट की बात मानी। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर उसके साथ बहस करती थी, यहां तक कि गुस्से के क्षणों में मारपीट का सहारा भी लेती थी, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में वह शायद ही कभी उसकी बात टालती थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा, महारक्तिम नगर। ल अपने सामने रखे 10 गहन शून्य लोक की औषधियों, एक निम्न श्रेणी के गहन शून्य दिव्य अस्त्र, 200 गहन शून्य दिव्य स्फटिकों और कई अत्यंत दुर्लभ साधना खजानों को देखकर लॉर्ड जयचंद गहरे सदमे में था। इनमें से कोई भी एक वस्तु गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के लिए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होगी। एक साथ इतनी सारी चीजों की तो बात ही छोड़ दें। एल्डर तारकासुर, मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? लॉर्ड जयचंद ने एक गहरी सांस ली। अपने उत्साह को दबाते हुए अपने हाथ में संचार टोकन को देखकर पूछा। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अंधकार दानव वंश द्वारा उसे इतने सारे खजाने देने का मतलब यह होना चाहिए कि उनके दिमाग में कुछ है। ये खजाने आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। हा 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 हा। लॉर्ड जयचंद वास्तव में सीधे बात करने वाले व्यक्ति हैं। जयचंद के शब्द सुनकर तारकासुर की आवाज संचार टोकन के माध्यम से आई। मैं अनुरोध करता हूं कि लॉर्ड जयचंद यह पता लगाने की पूरी कोशिश करें कि गुरु प्रमुख वेदांत, गुरु प्रमुख दानव दमन और कुलपति मयंक द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में कैसे पहुंच गए। साथ ही मैं अनुरोध करता हूं कि लॉर्ड जयचंद वनवीर को मारने में कोई कसर न छोड़ें। यदि लॉर्ड जयचंद दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर कुछ उथल पुथल मचा सकें तो यह और भी बेहतर होगा। तारकासुर की बातें सुनकर जयचंद अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। तारकासुर का कोई भी अनुरोध पूरा करना आसान नहीं था। एल्डर तारकासुर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गुरु प्रमुख वेदांत, गुरु प्रमुख दानव दमन और कुलपति मयंक ने द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में कैसे प्रवेश किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु प्रमुख वेदांत को एक अत्यंत उच्च स्तरीय गुफा खंडहर मिला था। उन्हें वहां से एक बड़ा अवसर मिला। उस समय उनके द्वारा आयोजित औषधि नीलामी में उन्होंने जो गहन शून्य स्तर की औषधियां निकाली थीं वे भी उसी गुफा खंडहर से प्राप्त हुई थीं। लॉर्ड जयचंद ने कहा। लॉर्ड जयचंद,
क्या आप शायद इस बारे में कुछ और पूछताछ कर सकते हैं कि गुरु प्रमुख वेदांत को उस गुफा खंडहर से वास्तव में ऐसा क्या अवसर मिला जिसने उन्हें इतनी जल्दी द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करने की अनुमति दी? तारकासुर ने पूछा। जयचंद का बयान केवल औषधि नीलामी में गुरु प्रमुख वेदांत का अपना विवरण था। यह खबर अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सामान्य ज्ञान थी जिसे अंधकार दानव वंश द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। उसे गुरु प्रमुख वेदांत के अपने स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि गुरु प्रमुख वेदांत के द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के पीछे का वास्तविक कारण चाहिए था। उसे लगा कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है। एल्डर तारकासुर, इन चीजों का पता लगाना इतना आसान नहीं है, जयचंद ने कहा। गुरु प्रमुख वेदांत ने इस मामले में अपना मुंह बंद रखा है और वह अब द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। यदि हम उन्हें क्रोधित करते हैं तो हमारा महारक्तिम किला इसके परिणामों को नहीं झेल सकता। किला प्रमुख जयचंद, क्या हमारे अंधकार दानव वंश ने इस बार आपको जो संसाधन दिए हैं वे आपके लिए द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है? तारकासुर ने कहा। एक बार जब किला प्रमुख जयचंद भी द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको गुरु प्रमुख वेदांत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भीतर से दक्षिणी स्वर्ग मंडल को कमजोर करने के लिए तिमिर मंडल ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेशक यह सौभाग्य की बात है कि नव मंडल परम दानव ने खजाने और संसाधन भेजे थे, अन्यथा अकेला तिमिर मंडल इतनी बड़ी रकम लेकर नहीं आ सकता था। एल्डर तारकासुर, आपके अनुरोधों के संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तारकासुर की बातें सुनकर जयचंद कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, लेकिन क्या अंततः इसे पूरा किया जा सकता है? मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। गुरु प्रमुख वेदांत के रहस्यों की जांच करना और वनवीर को मारना, इनमें से कोई भी काम आसान नहीं है। वनवीर को कम मत समझिए, क्योंकि वह केवल एक नवम विपत्ति लोक का योद्धा है। उसे मारना कोई आसान काम नहीं है। वह वनवीर पर हमला करने के लिए खुद श्रवण वर्षा विद्यापीठ में नहीं जा सकता था। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो न केवल कुलपति मयंक उसे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि गुरु प्रमुख वेदांत और गठबंधन प्रमुख सूर्यभान जैसी शक्तिशाली हस्तियां जो युद्ध की वकालत करते हैं वे भी उसे जाने नहीं देंगे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल अब पहले जैसा नहीं रहा। सूर्यभान एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो उससे निपट सकता है। अतीत में दक्षिणी स्वर्ग मंडल में शायद उसने दबाव सहने और वनवीर पर हमला करने की हिम्मत की होती, लेकिन अब भले ही उसके पास कई गुना अधिक साहस हो, वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने ऐसा किया, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? वह एक चेतावनी की तरह है। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के पास जीवित रहने का अत्यंत मजबूत कौशल था। श्यामचंद्र रहस्य विद्या के साथ वह गुरु प्रमुख वेदांत की तलवार से बमुश्किल बच सका था, लेकिन जीवित रहने का उसका कौशल श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख जितना मजबूत नहीं था। इसके अलावा श्यामचंद्र संप्रदाय एक गुप्त शक्ति थी जो हमेशा छाया में छिपी रहती थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युद्ध के समर्थक आसानी से किसी को श्यामचंद्र संप्रदाय के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए नहीं पाएंगे, लेकिन उनका महारक्तिम किला अलग था। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वह कहां भाग सकता है? और जबकि वह भाग सकता था, महारक्तिम किला कैसे बच सकता था? जब तक कि वह महारक्तिम किले की अनगिनत वर्षों की नींव को छोड़ने, आयत ये काम करने और फिर दक्षिणी स्वर्ग मंडल से भागकर एक भगोड़ा बनने के लिए तैयार न हो। हालांकि जयचंद स्पष्ट रूप से इस विशाल नींव और सर्वोच्च शक्ति को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। शायद केवल तारकासुर की मांगों के बीच दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कुछ अशांति पैदा करना अपेक्षाकृत आसान होगा। अन्य दो मामले बहुत अधिक कठिन थे। इसलिए तारकासुर द्वारा पेश किए गए इतने सारे खजानों के प्रलोभन का सामना करने के बावजूद जयचंद ने अभी भी कोई गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। खजाने आकर्षक थे, लेकिन उसका अपना जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। लॉर्ड जयचंद, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। जयचंद की बातें सुनकर तारकासुर केवल इतना ही कह सका। हालांकि जब उसने यह कहा तो उसके दिल में जयचंद के पूर्वजों को 18 पीढ़ियों तक कोसा। लानत है, यह कमीना लाभ तो चाहता है लेकिन प्रयास नहीं करना चाहता। यह अपमानजनक है। लेकिन दुर्भाग्य से उसे इस समय जयचंद की मदद की आवश्यकता थी, इसलिए वह केवल इतना ही कर सकता था। चाहे जयचंद ने उसके निर्देशों को पूरा किया हो या नहीं, जब तक जयचंद की ताकत बढ़ती है यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए हानिकारक होगा। आत्मसमर्पण गुट के इन सदस्यों में अंधकार दानव वंश का विरोध करने का साहस नहीं है, लेकिन वे आंतरिक कलह के उस्ताद हैं। अगर जयचंद द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश कर जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा निस्संदेह बढ़ जाएगी, जिससे स्वाभाविक रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर नुकसान होगा। सबसे अच्छा होगा यदि जयचंद वह पूरा कर सके जो उसे करने का निर्देश दिया गया था। यदि नहीं तो कोई बात नहीं। जब तक वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर व्यवधान और संतुलन बनाने में सक्षम था वह पर्याप्त होगा। इन आत्मसमर्पण गुट के सदस्यों से निपटने के अपने कई वर्षों के अनुभव के माध्यम से वह उनके असली स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अपनी बात खत्म करने के बाद तारकासुर ने संचार काट दिया। उसे अभी भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर आत्मसमर्पण गुट के अन्य सदस्यों से संपर्क करने की आवश्यकता थी। तारकासुर द्वारा संचार समाप्त करने के बाद जयचंद ने अपने सामने खजाने और संसाधनों को देखा। उसकी आंखें असीम उत्साह से भर गईं। उसने प्रथम स्तरीय गहन शून्य लोक में साधना करते हुए पहले ही अनगिनत साल बिता दिए थे। वह द्वितीय स्तरीय में प्रवेश करने से केवल बाल बाल दूर था। उसमें बस थोड़े से अवसर की कमी थी। पहले उसने गुरु प्रमुख वेदांत की औषधि नीलामी में काफी संख्या में गहन शून्य स्तरीय औषधियां खरीदी थीं। उन गहन शून्य स्तरीय औषधियों का सेवन करने के बाद उसकी साधना की रुकावट कुछ हद तक ढीली हो गई थी, जिससे उसके द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करने की संभावना बहुत बढ़ गई। अब तारकासुर द्वारा भेजे गए खजाने और संसाधनों के साथ
उसका द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करना व्यावहारिक रूप से निश्चित था। एक बार जब वह द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लेता है तो उसे पूरे दक्षिणी स्वर्गमंडल में किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहां तक कि सूर्यभान को भी उसे कुछ सम्मान देना होगा। यह सोचकर लॉर्ड जयचंद अविश्वसनीय रूप से उत्साहित महसूस कर रहा था। कोई है? जयचंद ने हॉल के बाहर चिल्लाकर कहा। लॉर्ड, आपके क्या आदेश हैं? जयचंद की पुकार सुनकर एक गार्ड तुरंत हॉल में दाखिल हुआ और जयचंद को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। आज से मैं एकांतवास में रहूंगा, जयचंद ने गार्ड को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। मेरे एकांतवास के दौरान किसी को भी मुझे परेशान करने की अनुमति नहीं है। इस बार वह तब तक एकांतवास से बाहर नहीं आएगा जब तक कि वह द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश नहीं कर लेता। जी लॉर्ड, गार्ड ने तुरंत और सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। दक्षिणी महाद्वीप, पशुपालन संप्रदाय। हाँ, स्वर्ग मेरे साथ है। पशुपति ने अपने सामने रखे खजानों और संसाधनों को देखा और जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। बूढ़े वेदांत, बूढ़े मयंक, वह दिन दूर नहीं जब मैं भी द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लूंगा। उस समय मैं तुमसे क्यों डरूंगा? हा। इस दौरान वह गुरु प्रमुख वेदांत की औषधि नीलामी में प्राप्त गहन शून्य स्तर की औषधियों को परिष्कृत करते हुए एकांतवास में था। कई गहन शून्य स्तर की औषधियों को परिष्कृत करने के बाद उसके साधना स्तर में भी काफी सुधार हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करने से थोड़ा पीछे था। ठीक उसी समय जब वह अत्यधिक निराश महसूस कर रहा था, अप्रत्याशित रूप से इस महत्वपूर्ण क्षण में तारकासुर ने वास्तव में उसे इतने सारे खजाने और संसाधन भेजे। इससे पशुपति का द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करने का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। इतने सारे दुर्लभ खजानों के साथ उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। जहां तक तारकासुर द्वारा निर्धारित शर्तों का सवाल है, हालांकि उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, तारकासुर ने कोई समय सीमा नहीं दी थी। वह धीरे धीरे उन पर काम कर सकता था और जब तक वह पर्याप्त समय व्यतीत करता है वह अंततः सफल होगा। वनवीर श्रवण वर्षा विद्यापीठ में छिपा था और हालांकि उसे मारना मुश्किल होगा, अगर वह वनवीर को श्रवण वर्षा विद्यापीठ से बाहर निकालने की योजना बना सके तो उसे मारना असंभव नहीं हो सकता है। हालांकि ये बातें भविष्य के लिए थीं। अभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पहले एकांतवास में द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करे। एल्डर तारकासुर, क्या आप कह रहे हैं कि ये सभी चीजें मेरे लिए हैं? श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने अपने सामने रखे खजानों और संसाधनों को देखा और कुछ अविश्वास के साथ तारकासुर के दिव्य चेतना अवतार से पूछा। जब तारकासुर श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को ये संसाधन पहुंचा रहा था तो उसने अंतरिक्ष को चीर दिया और श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के सामने खड़े होने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने दिव्य चेतना अवतार के साथ नीचे उतरा। वह जयचंद या पशुपति के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार भले ही महारक्तिम किला और पशुपालन संप्रदाय अंधकार दानव वंश के खिलाफ अपनी लड़ाई में निष्क्रिय थे, वे अभी भी दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख ताकतों में से थे। चाहे जयचंद और पशुपति कितने भी साहसी हों, वे खुले तौर पर अंधकार दानव वंश के साथ मिली भगत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए तारकासुर से संपर्क करते समय जयचंद और पशुपति अभी भी बहुत सतर्क थे। उन्होंने तारकासुर के दिव्य चेतना अवतार को उन पर उतरने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं की। यदि युद्ध समर्थक गुट को इसका पता चल गया तो वे बड़ी मुसीबत में होंगे, लेकिन तारकासुर को श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के बारे में इतनी चिंता नहीं थी। श्यामचंद्र संप्रदाय एक गुप्त अंडरवर्ल्ड ताकत थी। चाहे वे अंधकार दानव वंश के साथ मिली भगत करें या नहीं, दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अंधकार दानव वंश के साथ मिली भगत करते समय श्यामचंद्र संप्रदाय ने और भी अधिक लापरवाही से काम किया। उनके कार्य तेजी से अहंकारी और दुस्साहसी हो गए। 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के दौरान कई लोगों को पता था कि तन्वी को अंततः गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा इनाम के रूप में पेश की गई गहन शून्य स्तर की औषधियां मिली थीं, जबकि पशुपति जैसे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ भी इन गोलियों से प्रलोभित थे। कुछ ही लोगों ने खुले तौर पर कोई कदम उठाने की हिम्मत की। केवल श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने ऐसा काम करने की हिम्मत की। तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट को रोकने और मारने का प्रयास किया। बेशक श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के कार्यों का अंततः दुखद अंत हुआ। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि गुरु प्रमुख वेदांत गुप्त रूप से श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य योद्धाओं के साथ तन्वी और वनवीर की रक्षा कर रहे थे। गुरु प्रमुख वेदांत के हाथों इसकी वजह से लगभग उसकी जान चली गई थी। अगर यह उसकी श्यामचंद्र रहस्य विद्या के लिए नहीं होता, जिसने उसे शक्तिशाली आत्मसंरक्षण क्षमता प्रदान की, तो वह शायद बहुत पहले ही मर चुका होता। यद्यपि वह श्यामचंद्र रहस्य विद्या की बदौलत अपनी जान बचाकर बाल बाल बच निकला, लेकिन उसे अपनी ताकत में अकल्पनीय क्षति का सामना करना पड़ा। उसने मूल रूप से महान सूर्यशाही नगर के योद्धाओं को अवशोषित करके ठीक होने की योजना बनाई थी, लेकिन तन्वी और वनवीर ने उसकी योजनाओं को विफल कर दिया। वनवीर द्वारा रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि के उपयोग से उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। महान सूर्यशाही नगर में हुई लड़ाई के बाद से वह एकांतवास में बना हुआ था, ठीक होने के लिए छिपा हुआ था, फिर से कोई कदम उठाने से डर रहा था। अपनी वर्तमान स्थिति में यदि उसे एक और गंभीर चोट लगती है तो वह अपनी अर्धचरण गहन शून्य लोक ताकत को बनाए रखने में भी सक्षम नहीं हो सकता है और यहां तक कि अमर लोक के 9वें स्तर तक गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी स्थिति बेहद खतरनाक होगी। श्यामचंद्र संप्रदाय कोई परोपकारी जगह नहीं थी। जो लोग श्यामचंद्र संप्रदाय में शामिल हुए वे सभी क्रूर और दुष्ट थे। इन लोगों की कोई सीमा नहीं थी। जब तक लाभ कमाना था वे कुछ भी करेंगे। जब वह अभी भी शक्तिशाली था तो वह उन दुष्ट लोगों को डरा सकता था।
लेकिन अब जब उसकी ताकत गंभीर रूप से कमजोर हो गई है तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन नहीं बल्कि श्यामचंद्र संप्रदाय है। अगर मौका दिया जाए तो श्यामचंद्र संप्रदाय के कई लोग उसे निगलने में संकोच नहीं करेंगे। इसलिए इन परिस्थितियों में श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद को और अधिक घायल होने देने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके सबसे कठिन समय में तारकासुर ने वास्तव में उसे इतने सारे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ खजाने उपहार में दिए। इससे श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अच्छी तरह जानता था कि तारकासुर द्वारा प्रदान किए गए ये खजाने और संसाधन कितने कीमती थे। उसकी चोटों को देखते हुए यदि वह सामान्य परिस्थितियों में केवल एकांतवास में चला जाता तो उसकी ताकत को ठीक होने में लाखों साल लग जाते। लेकिन तारकासुर के इन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ खजानों और संसाधनों से उस समय को काफी छोटा किया जा सकता था। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने सही अनुमान लगाया। ये चीजें वास्तव में आपके लिए हैं। तारकासुर के दिव्य चेतना अवतार ने श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दक्षिणी स्वर्ग मंडल में आत्मसमर्पण गुट के बीच अंधकार दानव वंश के लिए श्यामचंद्र संप्रदाय का फायदा उठाना सबसे आसान था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि श्यामचंद्र संप्रदाय ने बिना किसी सीमा या संकोच के काम किया था। वे लाभ के लिए कुछ भी करेंगे। इस तरह की बेईमान लाभ संचालित ताकत वही थी जो अंधकार दानव वंश को पसंद थी। एल्डर तारकासुर, आप मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहते हैं? श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने तारकासुर के दिव्य चेतना अवतार को घूरते हुए पूछा। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत होती है। अंधकार दानव वंश उसे बिना किसी कारण के इतने सारे दुर्लभ खजाने नहीं देगा। श्यामचंद्र संप्रदाय का उसे ये चीजें देने का अपना ही एजेंडा रहा होगा। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वनवीर को मार दो। तारकासुर ने श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को घूरते हुए कहा। उसे यह एहसास हुआ कि वनवीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य से जुड़ा है। उसे यह भी संदेह था कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में वर्तमान परिवर्तन वनवीर से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में जो भी बदलाव हुए वे सभी तन्वी से शुरू हुए थे। चूंकि तन्वी की साधना की गति छलांग और सीमा से आगे बढ़ी, 20 वर्षों से भी कम समय में अमरलोक के 6ठे स्तर से 8वें स्तर तक पहुंच गई। उसकी योग्यता में भी नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। तन्वी में इन बदलावों के होने के बाद दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सब कुछ बदलता हुआ प्रतीत हुआ। सबसे पहले गुरु प्रमुख वेदांत, कुलपति मयंक और स्वामिनी चंद्रकला अपनी चोटों से अचानक ठीक हो गए और उनकी ताकत काफी बढ़ गई। फिर गुरु प्रमुख वेदांत जल्दी ही द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में पहुंच गए। इसके बाद गुरु प्रमुख दानव दमन द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में पहुंच गए। कुछ ही समय पहले कुलपति मयंक भी द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में पहुंच गए। इसके अलावा श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना की ताकत में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में श्रवण वर्षा विद्यापीठ में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण थे, और ठीक यही श्रवण वर्षा विद्यापीठ में ये सभी बदलाव वनवीर के श्रवण वर्षा विद्यापीठ में प्रवेश करने और तन्वी के साथ एक दांववादी युगल बनने के बाद हुए। तारकासुर को विश्वास नहीं था कि इन बदलावों का वनवीर से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उसने सुना था कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अमर औषधियां भी वनवीर द्वारा प्रदान की गई थीं। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में वनवीर की भूमिका असाधारण प्रतिभा वाले एक मार्शल आर्ट्स कौतुक से कहीं अधिक थी। उसके पीछे संभवतः एक चौंकाने वाला रहस्य था, और यह रहस्य दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कठोर परिवर्तनों का कारण हो सकता है। अगर वनवीर जीवित रहा तो कौन जानता था कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में क्या बदलाव होंगे। इसलिए वनवीर को बिल्कुल भी जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना पड़ा। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग मंडल वर्तमान में वनवीर को बहुत महत्व देता है। यदि श्यामचंद्र संप्रदाय वनवीर को मारने की साजिश रचता है तो दोनों पक्षों के बीच स्वाभाविक रूप से एक भयंकर संघर्ष होगा। वनवीर को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह आसानी से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर एक बड़े पैमाने पर उथल पुथल को प्रज्वलित कर सकता है। जब तक दक्षिणी स्वर्ग मंडल अराजकता में रहेगा, उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से अंदरूनी कलह में कम हो जाएगी। यह न केवल दक्षिणी स्वर्ग मंडल को कमजोर करेगा, बल्कि उन्हें अंधकार दानव वंश पर ध्यान केंद्रित करने से भी रोकेगा। इस योजना को एक तीर से दो शिकार करना माना जा सकता है। एल्डर तारकासुर, निश्चिंत रहें। भले ही एल्डर तारकासुर ने ऐसा न कहा हो, मैं उस घृणित युगल वनवीर और तन्वी के साथ कट्टर नश्वर दुश्मन हूं। तारकासुर की बातें सुनकर श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उनकी वर्तमान दुर्दशा पूरी तरह से वनवीर और तन्वी के कारण थी। उनकी वजह से वह गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। महान सूर्यशाही नगर में तन्वी और वनवीर ने उसकी भव्य योजना को और विफल कर दिया, और यहां तक कि रक्तिम ज्वाला रहस्य अग्नि का उपयोग करके उसे और गंभीर चोटें भी पहुंचाईं। वह वनवीर और तन्वी से नफरत करता था। अंधकार दानव वंश के साथ संबंध के बिना भी वह उस घृणित युगल को जाने नहीं देता। यह बहुत अच्छा है। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख की बातें सुनकर तारकासुर ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, संप्रदाय प्रमुख के शब्दों के साथ संप्रदाय प्रमुख के प्रति हमारे अंधकार दानव वंश की सद्भावना व्यर्थ नहीं गई है। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को ये चीजें सौंपने के बाद तारकासुर का दिव्य चेतना अवतार चला गया। श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने तारकासुर द्वारा उसे दिए गए खजानों और संसाधनों को देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। वनवीर तन्वी, तुम दोनों घृणित युगल, तुम बस इंतजार करो, श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख ने घृणा से कहा। अंधकार दानव वंश द्वारा उसे दिए गए इन अत्यंत दुर्लभ खजानों और संसाधनों के साथ उसकी चोटें जल्दी ठीक हो सकती हैं। एक बार उसकी चोटें ठीक हो जाने के बाद वह श्यामचंद्र संप्रदाय पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। तब वह वनवीर और तन्वी से बदला ले सकता है।
दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा। श्रवण वर्षा नगर, एक भव्य हॉल के अंदर। हे, अंधकार दानव वंश ने वास्तव में इस बार पूरी ताकत लगा दी है। शमशेर ने अपने सामने 10 गहन शून्य स्तरीय औषधियों और 2 गहन शून्य दिव्य अस्त्रों को देखा और उपहास किया। पिताजी, अंधकार दानव वंश ने एक ही बार में इतने सारे खजाने भेजे हैं, क्या कोई साजिश हो सकती है? शशांक ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या साजिश हो सकती है? यह अंधकार दानव वंश के हताश होने के अलावा और कुछ नहीं है। शमशेर ने उपहास किया। अंधकार दानव वंश हताश है? पिताजी, आपका क्या मतलब है? शशांक हैरान रह गया और उसने पूछा। कुछ समय पहले गहन शून्य लोक के बहुत सारे अंधकार दानव तिमिर मंडल में आए थे। जहां तक मुझे पता है, ये सभी अंधकार दानव अस्त्रलोक मंडल से आए थे, शमशेर ने कहा। इतनी शक्तिशाली सहायता के साथ तिमिर मंडल ने मूल रूप से सोचा था कि वे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को एक ही झटके में जीत सकते हैं। लेकिन कौन जानता था कि एक महान लड़ाई के बाद वे बिना कोई लाभ प्राप्त किए पराजित होकर लौट आए। इसलिए तिमिर मंडल चिंतित है। वे दक्षिणी स्वर्ग मंडल से डरने लगे हैं क्योंकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है। पिताजी, उस स्थिति में क्या हमें अभी भी अंधकार दानवों से संपर्क करना चाहिए? यह सुनकर शशांक ने एक पल के लिए सोचा, फिर शमशेर की ओर देखा और पूछा। क्यों नहीं? शमशेर ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। क्या पिताजी ने यह नहीं कहा था कि हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब तिमिर मंडल पहले से ही नुकसान में है? शशांक ने कहा। हे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि वे नुकसान में हैं या नहीं? शमशेर ने उपहास किया। दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के बीच की लड़ाई जितनी भयंकर होगी, हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होगा। अगर तिमिर मंडल जल्दी में नहीं होता तो क्या वे मुझे एक ही बार में इतने सारे खजाने भेजते? 10 गहन शून्य स्तरीय औषधियां और 2 गहन शून्य दिव्य अस्त्र। यह वास्तव में एक असाधारण बात है। गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के बाद उन्हें गहन शून्य दिव्य अस्त्रों की सख्त जरूरत थी। मूल रूप से वह इसे प्राप्त करने के तरीके के बारे में कुछ हद तक चिंतित था। आखिरकार दक्षिणी स्वर्ग मंडल में गहन शून्य दिव्य अस्त्र कोई साधारण खजाना नहीं है, बल्कि अत्यंत दुर्लभ है। यहां तक कि अब गहन शून्य लोक के एक विशेषज्ञ के रूप में गहन शून्य दिव्य अस्त्र प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ठीक उसी समय जब वह ऊँग रहा था, किसी ने एक तकिया दे दिया। इसके अलावा एक ही बार में 2 गहन शून्य दिव्य अस्त्र वितरित किए गए, एक आक्रामक गहन शून्य दिव्य अस्त्र और एक रक्षात्मक गहन शून्य दिव्य अस्त्र। केवल ये 2 खजाने अनमोल हैं। उनके साथ भेजी गई 10 गहन शून्य स्तरीय औषधियों का तो उल्लेख ही नहीं। अतीत में भले ही उसने अंधकार दानव वंश के लिए बहुत सी चीजें की थीं, वे इतना उदार उपहार देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अब, इससे पहले कि वह अंधकार दानव वंश के साथ अपना व्यवसाय पूरा कर पाता, उन्होंने उसे पहले ही इतने सारे खजाने भेज दिए थे। स्पष्ट है, तिमिर मंडल इस बार सचमुच हताश था। पिताजी, क्या हमें सच में वही करना चाहिए जो तारकासुर कहता है? शशांक ने शमशेर से संकोच करते हुए पूछा। इस मामले को लेकर अभी भी उनके मन में कुछ शंकाएं थीं। आखिरकार दक्षिणी स्वर्ग मंडल वह नहीं था जो वह हुआ करता था। तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बीच संघर्ष में दक्षिणी स्वर्ग मंडल ने स्पष्ट रूप से धीरे धीरे ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया था। यद्यपि दक्षिणी स्वर्ग मंडल ने अभी तक युद्ध शक्ति के मामले में तिमिर मंडल पर स्पष्ट लाभ नहीं बनाया था, लेकिन इसके विकास की गति बहुत मजबूत थी। विकास की वर्तमान दर पर शायद वह दिन दूर नहीं जब दक्षिणी स्वर्ग मंडल तिमिर मंडल को कुचल देगा। एक बार जब दक्षिणी स्वर्ग मंडल तिमिर मंडल को जीत लेता है तो युद्ध समर्थक गुट अपने सफों के भीतर शांति समर्थक गुट का सफाया कर देगा। अंधकार दानव वंश के साथ उनकी मिलीभगत के पकड़े जाने की पूरी संभावना है। यदि उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो युद्ध समर्थक गुट निश्चित रूप से उन्हें आसानी से नहीं जाने देगा। कम से कम कुलपति मयंक उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। शशांक का मानना है कि अंधकार दानव वंश के साथ संबंध अस्थायी रूप से टूट जाने चाहिए। आखिरकार इन परिस्थितियों में अंधकार दानव वंश के साथ जुड़ना बहुत जोखिम भरा है। शशांक, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता है? शमशेर ने शशांक की ओर देखा और उदासीनता से कहा। जब से हमने यह कदम उठाया है, कोई वापसी नहीं हुई है। हम और अंधकार दानव एक ही नाव में हैं। अगर हम अवज्ञा करने की हिम्मत करते हैं तो वे किसी भी समय उजागर कर सकते हैं कि हमने क्या किया है, और फिर हम सभी मर जाएंगे। यह सुनकर शशांक का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंधकार दानवों को हराना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। शमशेर ने उसकी ओर देखा और कहा, मानव जाति और अंधकार दानवों के बीच संघर्ष केवल दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के बीच नहीं है। यदि तिमिर मंडल नुकसान में है तो वे स्वाभाविक रूप से अन्य अंधकार दानव मंडलों से मदद मांगेंगे। अस्त्रलोक मंडल से आई कुमुख इसका प्रमाण है। लेकिन पिताजी, अगर हम वास्तव में वही करते हैं जो तारकासुर कहता है, तो क्या होगा यदि चीजें उजागर हो जाएं? यह सुनकर शशांक अभी भी कुछ असहज लग रहा था। आखिरकार तारकासुर ने उन्हें कुलपति मयंक के द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के रहस्यों के साथ साथ श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना की ताकत में अचानक वृद्धि के कारण की जांच करने का आदेश दिया था। इसके अलावा तारकासुर ने उन्हें किसी भी तरह से वनवीर को खत्म करने का निर्देश दिया था। इनमें से कोई भी काम पूरा करना आसान नहीं था। कुलपति मयंक के द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में प्रवेश करने के रहस्य और श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना की ताकत में अचानक वृद्धि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शीर्ष रहस्य थे। कुलपति मयंक ने इन रहस्यों को बहुत बारीकी से सुरक्षित रखा था। उन्हें इतनी आसानी से कैसे खोजा जा सकता है? बेशक हम बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते जैसा तारकासुर कहता है, शमशेर ने कहा। अगर हम वास्तव में कुलपति मयंक के द्वितीय स्तरीय गहन शून्य लोक में सफलता के रहस्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो हम बस उसे एक सुराग सौंप देंगे। हो सकता है कि वह बूढ़ा कमीना मयंक हमारे गिरने के लिए एक जाल बिछा रहा हो। हालांकि हमें अभी भी वनवीर से छुटकारा पाने का कोई तरीका खोजने की जरूरत है।
अगर वह जीवित रहता है तो यह छोटा जानवर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन पिताजी, वह छोटा जानवर वनवीर श्रवण वर्षा विद्यापीठ में रह रहा है और वह तन्वी द्वारा सुरक्षित है। हम उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? शशांक ने पूछा। सीधा टकराव काम नहीं करेगा, लेकिन हम उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ से दूर करने का कोई तरीका खोज सकते हैं। पल भर सोचने के बाद शमशेर ने कहा, एक बार जब वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निकल जाएगा तो हमारे पास उससे निपटने के बहुत सारे तरीके होंगे। वनवीर वर्तमान में दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन में कई शक्तिशाली हस्तियों की चौकस नजर में है। अगर हम उस पर हमला करते हैं और पकड़े जाते हैं तो मयंक, गुरु प्रमुख वेदांत और उनके जैसे लोग इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। शशांक ने कहा। अभी भी कुछ झिझक रहा था। यहां तक कि श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख जैसी शक्तिशाली हस्ती भी गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी जब उसने वनवीर पर हमला किया था और लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। गुरु प्रमुख वेदांत और मयंक वनवीर को बहुत महत्व देते हैं। वनवीर ने उस महिला को चुरा लिया था जिसकी वह लंबे समय से प्रशंसा करता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वनवीर से नफरत करता था। उसने वनवीर को मारने का सपना देखा था, लेकिन अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल में वनवीर की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी, जिसने मयंक और गुरु प्रमुख वेदांत जैसी शक्तिशाली हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया था। जो कोई भी वनवीर पर हमला करने की हिम्मत करेगा उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख के गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा गंभीर रूप से घायल होने और वनवीर पर हमला करने पर लगभग अपनी जान गंवाने के बाद शशांक ने वनवीर को फिर से नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वनवीर को मारने के परिणाम बहुत गंभीर थे। बेशक हम इसे खुद नहीं कर सकते। यह सुनकर शमशेर ने उपहास किया। वह मूर्ख श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख वर्तमान में गंभीर रूप से घायल और कमजोर है, जिससे श्यामचंद्र संप्रदाय पर उसका नियंत्रण बहुत कम हो गया है। उचित योजना के साथ हम श्यामचंद्र संप्रदाय को अपने लिए काम करवा सकते हैं। इसके अलावा श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख को वनवीर और तन्वी के कारण गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा गंभीर रूप से घायल किया गया था और महान सूर्यशाही नगर में उसकी योजनाओं को भी वनवीर और तन्वी ने बर्बाद कर दिया था। वह वनवीर और तन्वी से और भी ज्यादा नफरत करता है। हमारे हस्तक्षेप के बिना भी श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख वनवीर और तन्वी को नहीं जाने देगा, इसलिए वनवीर को मारने के लिए हमारे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। श्यामचंद्र संप्रदाय द्वारा वनवीर की हत्या करने की परिस्थितियां बनाने के लिए हमें केवल थोड़ा सहयोग करने की आवश्यकता है। पिताजी बुद्धिमान हैं। शमशेर के शब्द सुनकर शशांक ने प्रशंसा करते हुए कहा। जब क्रूरता और दुष्टता की बात आती है तो उसके पिता शमशेर अभी भी श्रेष्ठ हैं। इस संबंध में वह शमशेर से बहुत कमतर है। लॉर्ड तारकासुर, मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा, अमर तपस्वी वनराज ने अपने हाथ में संचार टोकन से उत्साहपूर्वक कहा। इस बार तारकासुर ने उन्हें अत्यंत दुर्लभ खजाने और संसाधन भेजे थे, जिससे अमर तपस्वी वनराज बेहद उत्साहित थे। इन संसाधनों के साथ उन्हें अर्धचरण गहन शून्य लोक में प्रवेश करने का पूरा विश्वास था। जब से अमर तपस्वी स्वयंभू अर्धचरण गहन शून्य लोक में प्रवेश कर गया था, तब से वह नाराजगी से भरा हुआ था। स्वयंभू की प्रतिभा उससे बहुत कम थी। यह केवल इसलिए था क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति वेदांत पक्षपाती था कि स्वयंभू आज इस मुकाम तक पहुंचने में सक्षम हुआ। अन्यथा वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे खड़ा हो सकता था, या यहां तक कि अब उससे आगे भी कैसे निकल सकता था। वनराज को पूरा यकीन था कि अमर तपस्वी स्वयंभू की अर्धचरण गहन शून्य लोक में सफलता निश्चित रूप से इसीलिए थी क्योंकि गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे कुछ दुर्लभ साधना संसाधन दिए थे। अन्यथा स्वयंभू की योग्यता के साथ अमरलोक के 9वें स्तर तक पहुंचना पूर्ण सीमा होगी। उसमें आगे बढ़ने और अर्धचरण गहन शून्य लोक में प्रवेश करने की क्षमता नहीं होगी। अमर खड्ग संप्रदाय की शक्तिशाली हस्तियों में उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा असाधारण रूप से उत्कृष्ट थी, फिर भी उन्होंने अर्धचरण गहन शून्य लोक में प्रवेश नहीं किया था। अमर तपस्वी स्वयंभू की तो बात ही छोड़ दें। केवल अपनी योग्यता के आधार पर अमर तपस्वी स्वयंभू के पास बस वह कदम उठाने और अर्धचरण गहन शून्य लोक में प्रवेश करने की क्षमता नहीं थी। इस प्रतीत होने वाले बेकार व्यक्ति जिसे वह कभी नीची दृष्टि से देखता था, उसने अब उसे पार कर लिया था, जिससे वनराज ईर्ष्या और आक्रोश दोनों से भर गया था। वह अमर तपस्वी स्वयंभू की उपलब्धियों से ईर्ष्या करता था और गुरु प्रमुख वेदांत के पक्षपात से आक्रोशित था। गुरु प्रमुख वेदांत ने हमेशा स्वयंभू, स्वरा और अन्य लोगों का पक्ष लिया था, लेकिन उन्हें कोई समर्थन नहीं दिया था। वह पूरी तरह से अपने प्रयासों से कदम दर कदम इस बिंदु तक पहुंचा था। ठीक उसी समय जब उनका दिल ईर्ष्या, क्रोध और घृणा से भरा था, तारकासुर ने उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में दुर्लभ खजाने और संसाधन दिए। इससे वनराज को बहुत खुशी हुई। इन दुर्लभ खजानों और संसाधनों के साथ उन्हें विश्वास था कि वह कुछ ही समय में अर्धचरण गहन शून्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं। एक बार जब उन्होंने भी अर्धचरण गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया तो वह उस बेकार स्वयंभू से पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए इस समय वनराज तारकासुर के प्रति अत्यंत आभारी था, यहां तक कि उसके सामने झुकने की हद तक। हम बहुत अच्छा। वनराज की बातें सुनकर तारकासुर ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, वनराज, जब तक तुम मेरी लगन से सेवा करोगे तुम्हें भविष्य में अच्छा इनाम मिलेगा। जयचंद, पशुपति और श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख जैसे लोगों को नियंत्रित करने की तुलना में वनराज को नियंत्रित करना बहुत आसान था। आखिरकार जयचंद, पशुपति और श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ थे जो उसके ही स्तर पर थे। ये लोग हालांकि व्यक्तिगत लाभ के लिए गुप्त रूप से अंधकार दानव वंश के साथ मिली भगत कर रहे थे, उनसे लाभ प्राप्त कर रहे थे और उनके लिए काम कर रहे थे, फिर भी वे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ थे और अपनी स्थिति के लिए उसे कोई सम्मान नहीं देते थे। हालांकि वनराज अलग था। वह केवल अमरलोक के 9वें स्तर का योद्धा था।
उनकी स्थिति और ताकत में भारी अंतर के कारण वनराज ने उन्हें बहुत विस्मय में रखा। इसके अलावा अमरलोक के 9वें स्तर के योद्धा के रूप में वनराज को मनाना बहुत आसान था। जयचंद, पशुपति और श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख जैसे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों को प्रभावित करने के लिए उसे भारी प्रोत्साहन देना पड़ा। आखिरकार गहन शून्य लोक के स्तर पर साधारण खजाने उनके ध्यान के नीचे थे, लेकिन वनराज अलग था। अमरलोक के 9वें स्तर के योद्धा के रूप में उसने जो भी खजाने या संसाधन पेश किए वे उसे लुभाने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए जयचंद, पशुपति और श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख जैसे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों की तुलना में वनराज को रिश्वत देना और नियंत्रित करना बहुत आसान था। जब तक वह पर्याप्त खजाने की पेशकश करता है, उसे कोई संदेह नहीं है कि वनराज पूरे दिल से उसकी सेवा करेगा। स्वरा के घात में वनराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वनराज द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के बिना अंधकार दानव वंश को स्वरा के ठिकाने का इतनी स्पष्टता से पता नहीं होता। वनराज के गुप्त सहयोग के बिना स्वरा इतनी आसानी से अंधकार दानव वंश द्वारा बिछाए गए जाल में नहीं फंसती। वनराज अमर खड्ग संप्रदाय के भीतर अंधकार दानव वंश द्वारा लगाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोहरा था, और यकीनन दक्षिणी स्वर्गमंडल के भीतर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोहरा था। जबकि इस मोहरे के पास जयचंद, पशुपति या श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख जैसे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों की उच्च स्थिति या ताकत नहीं थी, मुख्य बात यह थी कि यह मोहरा आज्ञाकारी था। हालांकि जयचंद, पशुपति, श्यामचंद्र संप्रदाय प्रमुख और शमशेर ने अंधकार दानव वंश के साथ मिली भगत की और साझा हितों के कारण गुप्त रूप से उनके लिए काम किया, उन्होंने अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता दी और अंधकार दानव वंश के आदेशों का हमेशा पालन नहीं करेंगे। हालांकि वनराज अलग था, उसने लगभग हमेशा किसी भी आदेश का पालन किया जो उसने दिया था। तारकासुर इस आज्ञाकारी मोहरे वनराज से बहुत संतुष्ट था, इसलिए इस बार उसने वनराज को असाधारण रूप से उदार खजाने और संसाधन दिए। इस तरह का आज्ञाकारी मोहरा खेती करने लायक था। वनराज जितना मजबूत होगा वह उतना ही अधिक उपयोगी होगा। निश्चिंत रहें लॉर्ड तारकासुर, वनराज आपके लिए बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरेगा। तारकासुर की बातें सुनकर वनराज ने सम्मानपूर्वक कहा, यही सबसे अच्छा है। तारकासुर ने बहुत संतुष्टि के साथ कहा। दक्षिणी महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ। अचानक एक गर्जना के साथ तपोवन शिखर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और थोड़ी राहत की सांस ली। नवम विपत्ति लोक में इतने लंबे समय तक शक्ति संचित करने के बाद इस क्षण वह अंततः अपनी साधना को दबा नहीं सका और अर्धचरण अमरलोक में प्रवेश कर गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपनी शक्ति को महसूस किया। उसे लगा कि अर्धचरण अमरलोक में प्रवेश करने के बाद उसके निर्मल अवतार की शक्ति सफलता से पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। शक्ति में इस महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट ने काफी सहज महसूस किया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति कितनी खतरनाक थी। चाहे वह अंधकार दानव वंश हो या दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर अनगिनत लोग शायद उसकी जान लेना चाहते थे। श्यामचंद्र संप्रदाय विशेष रूप से ऐसा था। हालांकि जब तक उसका निर्मल अवतार श्रवण वर्षा विद्यापीठ में रहा और नहीं गया, कोई भी उसकी सुरक्षा को खतरा नहीं दे सकता था। खुले हमलों से बचना आसान है, लेकिन छिपे हुए तीरों से बचाव करना मुश्किल है। इतने लंबे समय तक दक्षिणी महाद्वीप में रहने के बाद वह अब गहराई से समझ गया था कि वे विश्वासघाती योजनाएं कितनी दुष्ट हो सकती हैं। उसने 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन के दौरान इसे और भी अधिक तीव्रता से अनुभव किया था। जब उसने अमर खड्ग संप्रदाय में 4 महान संप्रदाय विनिमय सम्मेलन में भाग लिया, अगर यह उसके सौभाग्य और स्वरा की समय पर उपस्थिति के लिए नहीं होता तो वह शायद हिमानी के हाथों मर गया होता। हालांकि वह जितना संभव हो उतना सतर्क रहा था। उसके लिए हर चीज का पूर्वाभास करना असंभव था। न ही वह अपने दुश्मन द्वारा उठाए गए हर कदम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता था। अपनी जीवित रहने की क्षमता में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी ताकत बढ़ाना था। जब तक उसकी ताकत पर्याप्त मजबूत थी, वह अपने दुश्मन द्वारा बनाई गई किसी भी योजना से निपट सकता था। अर्धचरण अमरलोक में प्रवेश करने के बाद न केवल उसकी अपनी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, बल्कि पर्याप्त ताकत के साथ वह जादुई खजानों और व्यूहों की शक्ति को और भी अधिक प्रभावी ढंग से उजागर कर सकता था। पतिदेव, क्या आपने अर्धचरण अमरलोक में प्रवेश कर लिया है? जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अर्धचरण अमरलोक में प्रवेश किया, हरे वस्त्र पहने एक आकृति मुख्य हॉल के बाहर से अंदर आई, खुशी भरे भाव से पूछ रही थी। जो अंदर आई वह स्वाभाविक रूप से तन्वी थी। इस दौरान वह श्वेत वस्त्रधारी विराट के निर्देशों के अनुसार सैनिकों की भर्ती कर रही थी। तपोवन शिखर से आ रही हलचल को महसूस करने के बाद उसने अनुमान लगाया कि विराट ने एक नए साधना स्तर में प्रवेश कर लिया होगा। इसलिए उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और वापस भाग गई। श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना के लिए सैनिकों की भर्ती करना महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके लिए विराट से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। हाँ, उसने प्रवेश कर लिया है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वैसे तन्वी, हाल ही में भर्ती कैसी चल रही है? विराट ने तन्वी से पूछा। वह अभी भी इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। नवमंडल परम दानव की पहचान जानने के बाद से उसने अभूतपूर्व दबाव महसूस किया था। हालांकि उसने स्वरा को सांत्वना दी थी, उसे ज्यादा घबराने के लिए नहीं कहा था। आखिरकार यह केवल दक्षिणी स्वर्गमंडल नहीं था जो अंधकार दानव वंश से लड़ रहा था, अन्य मानव क्षेत्र भी उनसे लड़ रहे होंगे। नवमंडल परम दानव के शासन के अधीन अन्य क्षेत्रों के पास उनके दक्षिणी स्वर्गमंडल से निपटने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद विराट ने जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। उसे सबसे खराब स्थिति की तैयारी करनी थी। केवल अगर उनका दक्षिणी स्वर्गमंडल पर्याप्त मजबूत था तो वे किसी भी भविष्य के बदलाव से निपट सकते थे। प्रगति काफी सुचारू रूप से चल रही है। हमने महाविपत्ति लोक में 10 लाख से अधिक सैनिकों और अमरलोक में 10,000 से अधिक योद्धाओं की भर्ती की है।
तन्वी ने कहा। इस बार श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने सैनिकों की भर्ती के लिए अत्यंत उदार शर्तें पेश की। इन अनुकूल परिस्थितियों से आकर्षित होकर दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बड़ी संख्या में योद्धा साइन अप करने के लिए उमड़ पड़े। इसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ को थोड़े ही समय में महाविपत्ति लोक में 10 लाख से अधिक सैनिकों और अमर लोक में 10,000 से अधिक योद्धाओं की भर्ती करने की अनुमति दी। इस गति से वह दिन दूर नहीं जब श्रवण वर्षा विद्यापीठ अंधकार दानव वंश के खिलाफ युद्ध में खोए गए सैनिकों की पूरी तरह से भरपाई कर सकता है और यहां तक कि युद्ध से पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकता है। हम बहुत अच्छा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने खुशी से कहा। उसे राहत मिली कि यह मामला सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था। आखिरकार दक्षिणी महाद्वीप की नींव पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जैसे छोटे महाद्वीपों की तुलना में कहीं अधिक है। अनगिनत वर्षों के विकास के बाद दक्षिणी महाद्वीप में महाविपत्ति लोक और अमरलोक के योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक है। हालांकि दक्षिणी महाद्वीप पर कई ताकतों के कारण इन ताकतों को पूरी तरह से एकजुट करना मुश्किल है। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सबसे बड़ी शक्ति है जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सभी पहलुओं की ताकतों को एकजुट करती है। यहां तक कि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सभी ताकतों को पूरी तरह से लामबंद और एकजुट नहीं कर सकता है। हालांकि वर्षों से दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के प्रयासों के माध्यम से दक्षिणी स्वर्ग मंडल के कई योद्धा अंधकार दानव वंश के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमाओं पर गए हैं। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अभी भी कई योद्धा हैं जिन्होंने अभी तक युद्ध का मैदान नहीं देखा है। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। इस संप्रदाय के लिए असीमित और अकल्पनीय लाभ ला सकता था। इस व्यूह के ज्ञान को पूरी तरह से समझने के बाद विराट की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ ताकि शक्ति सिंधु महाद्वीप जाकर एक और भी अधिक उन्नत महाआध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह स्थापित कर सके। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ उसे अचानक महसूस हुआ कि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तारों की रोशनी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब यह रोशनी पहले की तुलना में न केवल 10 गुना अधिक घनी हो गई थी बल्कि इसकी गुणवत्ता में भी एक चमत्कारी परिवर्तन आ चुका था। वह घनी और चमकदार रोशनी विराट के शरीर को नहला रही थी जिससे उसे एक असीम शांति और आराम का अनुभव हो रहा था। यह दिव्य रोशनी उसकी आत्मा के भीतर तक समा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा किसी गुनगुने और पवित्र जल में स्नान कर रही हो, एकदम शांत और तनाव मुक्त।